हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं नर्सिंग सागर। आज हम जानेंगे कि ओटोस्क्लेरोसिस होता क्या है। सो लेट गेट स्टार्ट। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले अगर हम उसके डायग्राम के बारे में जान ले तो वो टॉपिक हमें लंबे समय तक याद रहता है, जिसके कारण हम उसमें 2 पन्ने क्या 10 पेज भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले सामने है आपके ईयर का डायग्राम। सो बेसिकली हीयरिंग की प्रोसेस होती क्या है कि सबसे पहले साउंड जो होती है वो आपके ऑरिकल पे टच होती है। ऑरिकल पे टच होते हुए वो एक्सटर्नल एक्रोस्टिक मीटर्स के थ्रू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचने के बाद जब साउंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर टकराती है तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है, जिसके कारण जो मिडिल एयर की बोन है, मेलस, इंकस और स्टेपिस, ठीक है, वो वाइब्रेशन होती है, उनमें वाइब्रेशन होता है। जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन होने के बाद जो मेलस बोन है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टच रहती है, ठीक है, जिसके कारण मेलस में वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होने के बाद इंकस में वाइब्रेशन होगा, उसके बाद स्टेपिस में वाइब्रेशन होगा, ठीक है। वाइब्रेशन होने के बाद तीनों बोनों में वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन होने के बाद जो वाइब्रेशन है वो कोक्लिया तक पहुंचता है। कोक्लिया पहुंचने के बाद उसके बाद वेस्टिबुलो कोकुलर नर्व के थ्रू वो जो वाइब्रेशन है उसको इम्पल्सेस में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई सामने वाला क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि ओटोस्क्लेरोसिस में जो ये आपकी बोन है, स्टेपिस बोन, उसमें हार्डनिंग आ जाती है, जिसके कारण जो ये स्टेपिस बोन है वो मूवमेंट नहीं कर पाती। अब मूवमेंट नहीं कर पाने से होगा क्या कि जो आपका वाइब्रेशन है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि इनर ईयर में नहीं पहुंच पाएगा, कोक्लिया तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण आपको हियरिंग लॉस होगा। अब वहीं हम ओटोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन की बात करें तो सामने है ओटोस्क्लेरोसिस इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ द ईयर। जैसा कि मैंने कहा आपको कि स्टेपिस बोन में हार्डनिंग हो जाती है, जिसके कारण जो वाइब्रेशन है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमें सुनाई देता, ठीक है। तो ओटोस्क्लेरोसिस इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ द ईयर एंड ओवर ग्रोथ ऑफ स्पॉन्ज बोन ऑफ मिडल ईयर। स्टेपिस बोन में ओवर ग्रोथ हो जाती है, मतलब बोन की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण वो हार्ड हो जाती है और मूवमेंट नहीं कर पाती। दैट लीड टू स्पंज बोन बिकम फिक्स्ड, जिसके कारण जो स्पंज बोन है, स्टेपिस बोन है, वो फिक्स्ड हो जाती है, मूवमेंट नहीं कर पाती। विच सेपरेट द मिडल ईयर। जो स्टेपिस बोन है वो मिडल ईयर और इनर ईयर को सेपरेट करती है, सो दैट साउंड कैन नॉट बी कंडक्टेड टू इनर ईयर, जिसके कारण जो साउंड है वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाती। ड्यू टू immobilization of stapes bone which reduce the transmission of vibration to the inner ear. ड्यू टू immobilization of stapes bone में immobilization अगर नहीं होगा तो वो रिड्यूस कर देगा ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन, मतलब जो वाइब्रेशन का ट्रांसमिशन है वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण हमें सुनाई नहीं देता। ये होता है ओटोस्क्लेरोसिस। अब एक बार दोबारा सुन लीजिए। कोई भी साउंड ऑरिकल के थ्रू टच होती है, उसके बाद वो अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे टच होती है, जिसके कारण टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है और वो मेलस इंकस स्टेपिस के थ्रू वाइब्रेशन अंदर जाता है और आगे की तरफ प्रोसेस होता है। लेकिन ओटोस्क्लेरोसिस में होता है क्या है कि जो स्टेपिस बोन है वो फिक्स्ड हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, जिसके कारण जो वाइब्रेशन होता है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता। इसे ही ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब ओटोस्क्लेरोसिस की बात की जाए तो इंसिडेंस, मतलब ये मोर इन फीमेल देन मेल, मतलब ये फीमेल में ज़्यादा होता है देन मेल। अब ईटियोलॉजी की बात की जाए तो फर्स्ट है एडियोपैथिक, मतलब भैया पता नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि कैसे होता है। एनी डिजीज विद एन अननोन कॉज और मैकेनिज्म, मतलब कोई भी बीमारी जो अननोन कॉज और मैकेनिज्म से होती है उससे बोलते हैं ईडियोपैथी, ठीक है। यहाँ पे हमें ओटोस्क्लेरोसिस का नहीं पता कि भाई कैसे होता है। सेकंड है इसका इटियोलॉजी, हेरिडिटी, मतलब ये कि ये आनुवंशिक। जो ओटोस्क्लेरोसिस डिजीज है वो तो आपके पहले पिताजी में हो रही, या फिर पिताजी के पिताजी, या फिर आपके दादाजी में, या फिर इससे पहले, मतलब पहले से होती हुई आ रही है, चलती हुई आ रही है, तो ये आप में भी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इटियोलॉजी है रेसेस, मतलब वाइट आर मोर अफेक्टेड देन निग्रोज। जो वाइट पीपल्स होती हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इस ओटोस्क्लेरोसिस के प्रति देन नेग्रोज। फिर है एज, मोर इन बिटवीन 22 to 30 ईयर्स ओल्ड, मतलब 22 से 30 साल के बीच जो ओटोस्क्लेरोसिस डिजीज है वो होती है।
अब बात कर ली जाए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, इसके लक्षण की, मतलब जब आपको ये ऑटोस्क्लेरोसिस डिजीज हो रही है तो आपको मतलब क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे फर्स्टली है टिनिटस। टिनिटस का मतलब होता है कि कान में आपको घंटी की या फिर सीटी की आवाज़ सुनाई देना। ठीक है, फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये होता है। फिर है इरिटेबिलिटी, आपको बेचैनी होगी। हियरिंग लॉस, ठीक है, लैक ऑफ रेस्पॉन्स टू कन्वर्सेशन, रेस्टलेसनेस, आपको बेचैनी होगी। पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो पैथोफिजियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो अभी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, अब यहाँ पे ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा था कि जो स्टेपिस बोन है वो हार्ड हो जाती है जिसके कारण हमें सुनाई नहीं देता, बस वही यहाँ पे भी है। अब पैथोफिजियोलॉजी कैसे बनाते हैं, फर्स्ट लिखते हैं ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, अब ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हुए, ठीक है, उसके बाद एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्पंज बोन, मतलब जो स्पंज बोन है, स्टेपिस बोन है, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, या तो हार्ड हो जाती है। उसके बाद अब जब वो ग्रोथ, जब स्टेपिस बोन हार्ड हो जाएगी, उससे क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ स्टेपिस बोन। अब स्टेपिस बोन मूवमेंट नहीं कर पाएगी, उसमें फिक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, जब इसमें फिक्सेशन हो जाएगा देन रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन टू इनर ईयर। बोन में, स्टेपिस बोन में फिक्सेशन होगा तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण जो वाइब्रेशन है वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाएगी। इससे क्या होगा, हियरिंग लॉस, मतलब अंदर तक आवाज़, मतलब इनर ईयर तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण हियरिंग लॉस हो जाएगा। और यही ऑटोस्क्लेरोसिस है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की जाए तो फर्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब आप पेशेंट की हिस्ट्री देखोगे कि भाई उसके कोई पहले पेरेंट्स में था या नहीं था। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन, आप पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, सीटी स्कैन करवाओगे, कान का जो होता है वो सीटी स्कैन, ईयर का आप सीटी स्कैन करवाओगे, वेबर एंड रेनी टेस्ट करवाएंगे, ऑडियोग्राम करवाएंगे। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब बात आती है मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, मेडिकेशन सच एज ओरल क्लोराइड, कैल्शियम और विटामिन डी में हेल्प टू कंट्रोल द हियरिंग लॉस। आप ओरल क्लोराइड, कैल्शियम और विटामिन डी जो है मेडिकेशन, उसे पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे हियरिंग लॉस को कंट्रोल करने के लिए। हियरिंग एड में बी यूज टू ट्रीट हियरिंग लॉस। जो हियरिंग एड्स होते हैं वो यूज किए जाएंगे हियरिंग लॉस को कम करने के लिए। दिस डिजीज विल नॉट क्योर और प्रिवेंट और हियरिंग लॉस बट मे हेल्प रिलीव सिम्टम्स। दिस डिजीज विल नॉट क्योर, मतलब ये डिजीज क्योर नहीं हो पाती, लेकिन आप जो इसके सिम्टम्स है उसको आप कम कर सकते हैं मेडिकेशंस के द्वारा। अब आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट तो है स्टेपिडेक्टोमी एंड सेकंड है स्टेपिडोटोमी। ठीक है, तो हम फर्स्ट लेते हैं स्टेपिडेक्टोमी। स्टेपिडेक्टोमी कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग ऑफ अ पोर्शन chlorotic part of the stapes bone and replace it with an implant of prosthesis that is placed between the incus or oval window. एंड सेकेंड है फिर स्टेपिडोटोमी। स्टेपिडोटोमी में क्या करते हैं, ए मॉडर्न सर्जरी कॉल्ड स्टेपिडोटोमी इज परफॉर्म बाय ड्रिलिंग अ स्मॉल होल इन द स्टेपिस बोन विथ माइक्रो ड्रिल और लेजर एंड द इंसर्शन ऑफ पिस्टल लाइक प्रोस्थेस।